ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प 2022। तो आज हमारे पास ये एक मॉडल है जिसकी हमारे को 3D मशीनिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3D प्रोग्रामिंग के लिए, 3D रफिंग के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी पार्ट आए तो सबसे पहली चीज़ हमारे को देखनी है कि जेड की डायरेक्शन किधर को है। जिधर से मैं टूल चाहता हूँ उसी साइड है या कहीं और है। जेड की डायरेक्शन दिख रही है, तो जेड की डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारा टूल प्लेन जो है, टी प्लेन, उसकी डायरेक्शन सही होनी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे को सेकंड चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो ज़ीरो पॉइंट है, यूसीएस है, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम रखेंगे, वो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऑपरेटर को आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है वायर फ्रेम के अंदर बाउंड्री बॉक्स। बाउंड्री बॉक्स लेके मॉडल को सिलेक्ट किया तो ये एक बाउंड्री बॉक्स बन की लाइनें लग गई। देखो बेनिफिट क्या है, अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना इसको इजी हो जाएगा। मूव टू ओरिजिन, ये मिड पॉइंट चाहिए, ये मिड पॉइंट चाहिए, और ये रेड वाला पॉइंट चाहिए। अभी देखो बड़ी दिक्कत आ रही है ना, ग्लो होने की वजह से ये ग्लो हो रहा है, तो ये दिक्कत बड़ी आ रही है कि मेरे को सिलेक्शन करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इसका हल क्या है कि यहाँ पे फाइल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सिलेक्शन और यूज़ ग्लो हाइलाइटिंग को बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ये ग्लो करता है वैसे तो देखने में तो अच्छा लगता है मास्टर कैम में, पर ये कई बारी सिलेक्शन में हमारे को दिक्कत करता है। ठीक है, तो अब मैं जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो वो ग्लो नहीं करेगी। तो ग्लो बंद होने की वजह से हमारे को ये ओरिजिन सेलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब देखो रेड पॉइंट आराम से दिखता है। तो मुझे ये ओरिजिन जो है बॉक्स के सेंटर में रख लेना है, ताकि ऑपरेटर जब ऑफसेट ले तो उसको इजीली ऑफसेट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज कर दी इसलिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका कलर ठीक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ व्यू में जाएंगे, अगर मटेरियल बंद कर देंगे तो ये नॉर्मली जैसा दिखता है वैसा नज़र आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल टी एक शॉर्टकट की होती है अगर मुझे ट्रांसपेरेंट करके देखना है। ये कंट्रोल टी से ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे शेडेड की ऑप्शन है, अगर आपको लाइंस नहीं देखनी तो यहाँ से शेडेड वे में देख सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे को क्या पता होना चाहिए, इसके बाद हमारे को इसका साइज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन होती है एनालाइज एंटिटी। तो ये लाइन कितनी लंबी है हमारे को पता होना चाहिए, ये 99 की है। ठीक है, ये कितनी लंबी है ये भी पता होना चाहिए, और ये कितना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पता होगा तो हम उसके हिसाब से टूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये 30 है, ये 100 के करीब है, ये 150 के करीब है। तो ये लाइनों का काम ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज़ करूँगा और होम में जाके ब्लैंक कर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बार है। अगर मुझे सारे सॉलिड सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल सॉलिड, ऑल सॉलिड एंटिटीज। हाँ, ठीक है, अगर हम ऑल ड्राफ्टिंग एंटिटी कर देंगे तो ड्राफ्टिंग वाली आ जाएंगी, अगर हम ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज कर देंगे तो वायर फ्रेम वाली आ जाएंगी, आर्क कर देंगे तो आर्क आ जाएंगे। नीचे वाली साइड अगर कर देंगे, मान लो मैंने पास यहाँ पे बहुत कुछ बना हुआ, ठीक है,
मेरे पास लाइन भी लगी हुई है, मेरे पास और चीज़ें भी लगी हुई हैं, मेरे पास बहुत कुछ बना हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं जब सेलेक्ट करूँ तो सर्कल ही हो, लाइन ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओनली लाइन एंटिटी कर देंगे। तो फिर अब सर्कल नहीं सिलेक्ट होगा, सिर्फ लाइन ही सिलेक्ट होगा, गलती से भी नहीं होगा मतलब। हाँ, पर अगर मुझे सब कुछ ही हटाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी करो और डिलीट दबा दो। बड़ा आसान है। तो वो सारा का सारा जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सही जगह पे आ चुका है, हमारा मॉडल भी सही जगह पे आ चुका है। उसके बाद हमारे को जाना है अब जैसे ये मॉडल पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे भी कई ऑप्शंस आ जाती हैं। देखो, रोटेट की, मूव की, पोजीशनिंग की, सब कुछ आता है यहाँ। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम देख रहे थे, एंटिटी सेलेक्ट करनी है या स्मार्ट डायमेंशन देनी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे को ना रेडियस नहीं चाहिए कहीं पे। अब ये 3D मॉडल है, ये सॉलिड वर्क्स में से बन के आया हुआ है ना, पर हमारे को एडिटिंग करनी है कि मुझे ये ऊपर वाला रेडियस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिमूव फिलेट। ओके करेंगे तो ये इसकी फिलेट हटा देगा। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि अगर मेरे पास स्टेप फाइल है, आईजीएस फाइल है, कोई मॉडल एनएक्स में बना है, कैटिया में बना है, सॉलिडवर्क्स में बना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में बना है, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते तो चारों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते थे। मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर करना है। तो ये जो आ गया, आप देखो है ना, बन गया ना। अब हम अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पे फिलेट लगा भी सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट फिलेट लेके मैं अपनी मर्जी से जितना भी मुझे रेडियस चाहिए, मैं उतने का रेडियस लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लगाया भी जा सकता है। पर अगर मुझे कोई कह दे एडिट कर दो इसको, रेडियस को, ये जो नीचे वाला रेडियस है ये मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं करूँगा मॉडल प्रेप में जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन होती है मॉडिफाई फिलेट। तो इस फिलेट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो कहता है हिस्ट्री जो है वो रिमूव हो जाएगी इस मॉडल की। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पहले ही हिस्ट्री नहीं है क्योंकि ये बाहर से आया है मॉडल। ठीक है, तो ये आ रहा है 1.6665 का। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो 2 का चाहिए, तो मैं इसको 2 का बना सकता हूँ। हिस्ट्री कहाँ से दिखती होती है, ये व्यू में जाएंगे सॉलिड, तो यहाँ पे हिस्ट्री दिखती होती है। देखो इसकी पहले ही हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई हिस्ट्री है ही नहीं। जैसे सॉलिडवर्क्स में पता लगता है कि कब एक्सट्रूड किया, कब प्लेन बनाया, कब क्या किया, तो वो हिस्ट्री ऑलरेडी थी ही नहीं, तो इसलिए रिमूव भी हो जाएगी, तो हमारे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल हो गया तैयार। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए होता है, स्टॉक चाहिए होता है। तो हम एक स्टॉक सेटअप क्रिएट करेंगे ऑल एंटिटीज़ में। ठीक है, हाँ, ऑल एंटिटीज़ नहीं, बस इसको ओके कर देंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। पर मैं ये डिस्प्ले में नहीं देखना चाहता, तो मैं स्टॉक सेटअप को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, बन गया है पर हम उसको सिर्फ देख नहीं रहे। ठीक है, तो बड़े काम का ये ट्यूटोरियल होने वाला है। ठीक है, तो इसको शुरू से लेके एंड तक देखना है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बड़ा इजीली समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ मैं, तो इसलिए ध्यान से देखना है, और इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। व्यू में जाके ये जो टॉप व्यू लिखा दिख रहा है, ये मेरा काम ख़त्म हो चुका है इसका, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। शो प्लेन नेम, इसको बंद कर रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा
इजी रहे। ठीक है, एक नई चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टॉक मॉडल की। ठीक है, जैसे हमारे पास ये टूल बाथ है, वैसे ही हमारे पास एक स्टॉक मॉडल भी है। स्टॉक मॉडल का मतलब होता है कि जैसे हम वेरीफाई करके देखते हैं ना यहाँ से, तो वेरीफाई के लिए हमारे को एक अलग विंडो में जाना पड़ता है। अगर हम स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेंगे तो इसके बड़े बेनिफिट होंगे। उसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो मॉडल है हमारे को यहीं पे वेरीफाई करके दिखाएगा, जिससे हमारे को पता लगेगा कि हमारा कोई भी टूल चलाया, जैसे मैंने 20 mm एंड मिल चलाया, तो उसने कितना मटेरियल छोड़ दिया, कहाँ कहाँ छोड़ दिया, वो हमारे को देखने को मिले। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टॉक मॉडल में क्या कह रहा है कि नाम बताओ पहला, सबसे पहले तो हमने इसका नाम रख दिया बेस, या बेस अंडरस्कोर स्टॉक का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे मटेरियल वो है। कोई भी इसका अच्छा सा रंग कलर दे सकते हैं हम, जो भी आपको ठीक लगे वो कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इनिशियल स्टॉक कैसा है। तो इनिशियल स्टॉक मैंने कहा स्टॉक सेटअप वाला है, जो हमने ये वाला स्टॉक सेटअप बनाया है ना। तो जैसे ही मैंने स्टॉक सेटअप पे क्लिक किया, वही वाली सेम डायमेंशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी कि हमने उधार ही ले लिया, अभी वहाँ से उठा ले, जो हमने स्टॉक सेटअप बना रखा है वही वाला हमने यहाँ पिक कर लिया। हम अपना भी बना सकते हैं, पर वही वाला पिक कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी सोर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्टॉक कंपेयर है एक। स्टॉक कंपेयर का मतलब ये है कि हमारे को देखना है कि कहाँ मटेरियल कितना बच गया। ठीक है, तो अभी स्टॉक कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसको ओके कर दो जस्ट। तो ये देखो, ये एक स्टॉक सेटअप बन गया। ठीक है, कि ये वाला मटेरियल मुझे काटना है। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये मेरा मॉडल, तो स्टॉक सेटअप हमने सबसे पहले ही क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब बेनिफिट दिखाता हूँ मैं इसका। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको बोला कि हमारे को 3D प्रोग्रामिंग करनी है एरिया रफिंग। ठीक है, जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ हमारे को रोज़ यही प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। आज वाली वीडियो को तो हम रट्टा भी मार सकते हैं कि ये स्टेप तो फॉलो करने ही करने। ठीक है नहीं, तो इसलिए ध्यान से देखनी है वीडियो। तो यहाँ पे एरिया रफिंग करना, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है मशीनिंग ज्योमेट्री। मशीनिंग ज्योमेट्री का मतलब है अभी हमारे को कटिंग कहाँ करनी है। तो ये एरो पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबा देंगे। देखो अभी ग्लो नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है, ग्लो नहीं कर रहा ये, है ना। तो कंट्रोल ए दबाने से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, एंड स्क्रीन कर दो। अभी स्टॉक कितना छोड़ना है, वॉल पे कितना छोड़ना है, फ्लोर पे कितना छोड़ना है। तो ये 1 mm बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 0.2 mm वॉल में और 0.2 ही mm हम फ्लोर में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया कि हमने मशीनिंग ज्योमेट्री बता दी, हमने 0.2 mm मटेरियल छोड़ दिया। उसके बाद आता है टूल पाथ कंट्रोल। इसमें मैं अभी कुछ नहीं चेंज कर रहा, पर हमारे को कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद हम दे रहे हैं टूल दे दिया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में से हम 16 mm का फ्लैट एंड मिल टूल चूज कर रहे हैं। 16 mm का फ्लैट एंड मिल ले लिया हमने। टूल का नंबर जरूर देना है, टूल की लेंथ ऑफसेट, टूल का हेड कहाँ पे है, फीड कितनी चाहिए, फीड दे सकते हैं, स्पिंडल स्पीड कितनी चाहिए, स्पिंडल स्पीड दे सकते हैं, क्लॉकवाइज देना है, एंटी क्लॉकवाइज देना है। ठीक है, जितनी भी हमारे को वैल्यू चाहिए
उसके हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। रफिंग के पैरामीटर हैं, कौन सा मटेरियल है, कौन सा टूल है, कौन सा चीज़ें हैं, है ना। वो सारा कुछ हम अपने टूल के हिसाब से या मशीन के अकॉर्डिंग या कितनी रफिंग में फिनिशिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है। जो हमने स्टॉक मॉडल बनाया था, ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, और जो हमने स्टॉक बनाया हुआ था उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, वन अनदर ऑपरेशन करके। ये स्टॉक भाई मुझे इसको कटिंग करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये सारे में ही कटिंग करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। पर अगर हम उसको बता देते हैं कि मेरा रेस्ट मटेरियल कहाँ है, तो मेरा मटेरियल कौन से मटेरियल को मुझे कटिंग करनी है, तो उसको स्टॉक मॉडल दिया जा सकता है। उसके बाद कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, इसको हमने 0.5 का कट मारने को बोला है। तो हमने क्या किया था, हमने मॉडल ज्योमेट्री दी, उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में कुछ भी चेंज नहीं किया। टूल में गए, 16 mm का फ्लैट एंड मिल दिया, उसको नाम दिया, उसको फीड दिया। अगर कुछ कमेंट देना है तो कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉक दिया। स्टॉक का मतलब ये है, जो हमने यहाँ पे स्टॉक सॉर्टअप क्लिक किया था कि हमारे को कौन सा मटेरियल कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉक मॉडल बता सकते हैं कि मुझे ये वाला मटेरियल जो है कटिंग करनी है। कटिंग पैरामीटर में हमारे को बताना पड़ेगा कि हमारे को हर बार कितने का कट लगाना और स्टेप ओवर कितना चाहिए, ठीक है। टूल के डाई का 45% अपने स्टेप ओवर दे दिया, हर बार कट लगेगा 0.5 का, ठीक है। आपका टूल जैसा भी है, इसको 0.8 भी कर सकते हैं, आपका टूल जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू भर सकते हैं। ट्रिकॉर्डियल मोशन हमारे को नहीं चाहिए। लिंकिंग पैरामीटर में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट एक बारी ओके करके देखते हैं क्या होता है। तो कहता है कंटेनमेंट बाउंड्री रिक्वायर्ड, ठीक है। कंटेनमेंट बाउंड्री का मतलब ये है कि उसको एरिया बताओ कि किस एरिया में कटिंग करनी है। देखो इसने कटिंग वैसे कर दी, ठीक है। तो ये जो कटिंग हो गई है, अब मुझे इसको देखना है। तो देखने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो मैं टूल पाथ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हम प्ले करके देख सकते हैं, पर इसमें देखो बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी से हमारे को नज़र नहीं आ रहा। टूल पाथ तो क्रिएट हो गया, बहुत बढ़िया। एंट्री देखो, हेलिकल एंट्री हुई है और बढ़िया तरीके से इसने टूल पाथ क्रिएट कर दिया। पर हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ मटेरियल रह गया, कहाँ छूट गया, कहाँ कट गया। तो हमने क्या किया, हमने वेरीफाई करने की कोशिश की। तो जब वेरीफाई करते हैं तो एक विंडो खुलती है और यहाँ पे हम कटिंग करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मटेरियल इसने कटिंग कर दिया। और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा देखने में कि कहाँ मटेरियल कटा है, कहाँ नहीं कटा है ना, बहुत सारा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। तो क्या तरीका है, तरीका ये है कि हम एक बार फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब की बार इनिशियल स्टॉक जो होगा वो बेस स्टॉक होगा, यानी जो हमने ये वाला लिया था। तो बेस स्टॉक इनिशियल स्टॉक हो गया। इसका नाम रख देते हैं हम रफ 16, ठीक है। एंड में हमने रफिंग की है 16 mm एंड में से, इसमें अंडरस्कोर डाल दो। स्पेस पसंद नहीं मैं करता, तो इसलिए स्पेस की बजाय अंडरस्कोर डालो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। तो हम इसका कलर कर देते हैं मैरून, ठीक है। ये इतना काम हो गया हमारा।
स्टॉक सेटअप दे दिया हमने। उसके बाद सोर्स ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा किया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला ऑपरेशन का मुझे स्टॉक सेटअप क्रिएट कर। तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर करेंगे हम इस मॉडल के साथ कि मेरा एक मॉडल है और कटने के बाद क्या आया। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया और ओके कर देना। तो अभी देखना बढ़िया तरीके से ये दिखाएगा हमारे को कि कहाँ पे मटेरियल बचा है, कितना बचा है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे को देखने में रेड कलर में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको स्टॉक पैरामीटर में जाएं स्टॉक सेटअप के, तो जहाँ पे भी रेड है वो ग्रेटर देन 0.5, यानी 0.5 से ज़्यादा मटेरियल बचा हुआ है रेड वाली साइड में, और 0.05 है ग्रीन। ठीक है, लेस देन 0.5। तो यानी ये जो हरा रंग दिखा रहा है तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल है सिर्फ रेड वाली जगह में। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.5 से ज़्यादा मटेरियल है। देखो दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये भी मटेरियल है, यहाँ पे भी मटेरियल है, जहाँ पे भी रेड मटेरियल है वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ। ठीक है, हमने उसको 0.2 छोड़ने को बोला था, पर वहाँ पे 0.5 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमने टूल चला दिया तो उसका मतलब वो अपने आप ही करेगा, ऐसा नहीं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक टूल पाथ और क्रिएट करना पड़ेगा री रफिंग के लिए। ठीक है, तो एरिया रफिंग में ही जाऊंगा, कंट्रोल ए ही दबाऊंगा जैसे पहले किया था। टूल अब की बार चेंज करूंगा, टूल थोड़ा छोटा लगाते हैं। हमने कहा जी मुझे 8 mm का एंड मिल चाहिए, टूल नंबर 2 होगा ये। फीड दे दो, स्पिंडल स्पीड दे दो। और स्टॉक में क्या, स्टॉक में हमारे को रेस्ट मिलिंग करनी है किसकी, इस स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, इस टूल पाथ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अच्छी बात ये होगी इस केस में कि मैं स्टॉक को भी कर सकता हूँ वैसे तो, पर ये टूल पाथ को करके देखते हैं पहले हमने। ठीक है, तो ये रेस्ट मटेरियल काट रहे हैं हम, जो 16 mm के एंड मिल ने छोड़ दिया था मटेरियल, वहीं चलने को कह रहा हूँ मैं। ठीक है, हम इसको टूल के हिसाब से भी कह सकते थे, पर हमने कहा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेशन है तो हम ये इसके हिसाब से करें। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, कट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 0.4 कर देते हैं। स्टेप ओवर ठीक है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओके कर दो, ओके कर दो। तो ये सिर्फ वहीं जाएगा जहाँ जहाँ पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा है। ठीक है, अब ये हवा में नहीं चलेगा, जैसे एरिया रविंग सब सारी जगह ही चल रहा था, ये वहाँ नहीं चलेगा। ये सिर्फ जहाँ जहाँ पहले वाले मटेरियल ने एंड मिल ने 16 वाले के मटेरियल छोड़ दिया, ये उसी जगह पे सिर्फ जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये देखो ये सिर्फ वहीं गया है, ध्यान से अगर हम देखें ये येलो लाइनें बहुत आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में जाके ये फुल वर्टिकल रीड ट्रैक को मिनिमम डिस्टेंस कर या मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये कैलकुलेशन हो के हमारे को दिखाया। थोड़ा सा टाइम लगाता है कैलकुलेशन करने में, क्योंकि कट छोटा हो गया, बड़ा सारा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये टाइम लगाएगा। ठीक है, तो ये अब हवा में नहीं चला, देखो यहाँ पे नहीं चला है, ये सिर्फ वहीं चला है जहाँ जहाँ मटेरियल बचा था, क्योंकि हमने वॉल्स पे भी छोड़ रखा था। ठीक है, तो अब मैं ये स्टॉक मॉडल को कर देता हूँ हाइड, चाहो तो इस टूल पाथ को भी हाइड कर, और
एक स्टॉक मॉडल और क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम रख देंगे रेस्ट रफ। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टॉक बेस स्टॉक ना हो के अब ये वाला है, सेकंड वाला। ठीक है, सोर्स ऑपरेशन ये वाला है 4 नंबर। स्टॉक कंपेयर सेम मॉडल है। ओके, तो अब ये हमारे को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे हमारे को दिखा देगा कि हमारा वेरीफाई करने के बाद हमारा क्या मटेरियल है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि मुझे बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। अब मैं कुछ भी पैरामीटर में चेंज करूं तो वो मुझे साथ के साथ यहीं पे दिखा देगा। थोड़ा सा ये जो ग्रीन विंडो है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप कुछ और करना है तो कर लो। अगर आपको देखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है तो यहाँ पे व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर लो, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, पर मास्टर कैम इतना बढ़िया है कि इन जितनी देर में ये कैलकुलेशन हो रही है उतनी देर में मैं कुछ भी और काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब तक देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले इनिशियल स्टॉक मेरा ये था। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टॉक मेरा ये था। फिर हमने ये टूल पाथ क्रिएट किया। फिर इसने क्या मटेरियल काटा या छोड़ा वो यहाँ पे दिखने लग गया हमारे को। फिर हमने एक रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन किया। इसने क्या मटेरियल छोड़ा वो यहाँ पे हमारे को नजर आ रहा है। देखो अब लाल वाला जो जगह है वो थोड़ी कम हो गई है ना, क्योंकि हमने रेस्ट रफिंग कर दिया। तो रेस्ट रफिंग करने से फ़ायदा क्या हुआ कि उसने सारा मटेरियल काट दिया। अब यहाँ क्यों रेड है, क्योंकि यहाँ पे 8 mm का टूल जाने की जगह ही नहीं है, जगह छोटी है ये वाली। ठीक है, कितनी छोटी है कि 0.5 से ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे बच रहा, इसलिए टूल वहाँ पे घुस नहीं पाया। ठीक है, नहीं तो जहाँ जहाँ टूल नहीं घुस पाएगा वहाँ वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से फिर हमारे को एक और बार रेस्ट रफिंग या री रफिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम फिनिशिंग का टूल पाथ चलाने के लिए हमारे पास इक्वलेंट मटेरियल बचा। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल स्टॉक था। उसके बाद कटा रफिंग में 16 mm का ये, और उसके बाद कटा ये। तो ये स्टॉक मॉडल का बेनिफिट है कि मुझे बार बार वेरीफाई करना नहीं पड़ता। तो मैं अपने ऑपरेटर को समझा सकता हूँ कि पहले इतना मटेरियल होगा, फिर उसके बाद कटने के बाद ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद कटने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑपरेटर को पहले से पता होगा कि कैसी शेप आनी है। अगर कुछ डिफरेंट होगा तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को इन दोनों टूल पाथों का प्रोग्राम जनरेट करना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, यहाँ पे G1 पे क्लिक करो, पोस्ट प्रोसेसिंग आ रहा है, ओके कर देंगे। तो ये फाइल जो है हमारी रफ एंड रेस्ट, ठीक है, ऐसे नाम रख देते हैं हम कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है जनरेट हो जाएगा, जी कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमने की हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। जैसे जैसे मैंने किया है यही प्रोसेस फॉलो करना है, ना 15% ऊपर ना 5% नीचे, यही जो हमने प्रोसेस फॉलो किया। तो हमने T1 टूल लिया था, तो देखो T1 आ गया, स्पिंडल जितनी दी थी सब कुछ वैसे ही आया। ठीक है, होम में जाके अगर फाइंड करें
फाइंड नेक्स्ट, तो ये T2 देखो सेकंड टूल आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है जनरेट हो जाएगा। तो पहले रफिंग का प्रोग्राम बना, फिर री रफिंग का प्रोग्राम बना। ठीक है, और तो जो हमारा टूल पाथ था उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम जनरेट हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। जी कोड जनरेट करने से सिर्फ काम नहीं ख़त्म होता। इसके बाद हमारे को यहाँ पे राइट क्लिक करना है टूल पाथ के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन है टूल लिस्ट। टूल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को एक लिस्ट खोल के दिखाएगा भाई हमने कौन कौन से टूल चूज़ किए। तो ये लिस्ट का प्रिंट भी आपको ऑपरेटर को बताना पड़ेगा। अगर आप अच्छी कंपनी में हैं तो भाई हमने कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, ताकि अगर उसके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है तो वो स्टोर में जाके उनको इशू करवा सके। ठीक है, तो टूल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर हम और भी अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन होती है ऑपरेशन लिस्ट। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लिस्ट भी एक बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे ये पता लगे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटर जब समझदार बंदा है ना, तो उसको ये ऑपरेशन लिस्ट दे देंगे तो उसको बहुत इजी रहेगा सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा क्या क्या ऑपरेशन हुए हैं, कैसे कैसे काम हुआ है, कौन कौन सा टूल यूज़ हुआ है, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फ्लैट एंड मिल्स वाला लेना है, फिर उसके बाद 8 का फ्लैट एंड मिल लेना है है ना। तो सारी डिटेल यहाँ पे हम ऑपरेशन की भी आ सकती है। इसके बाद एक और काम करना है हमारे को कि यहाँ टूल बार पे क्लिक करके ऑप्शन होती है सेटअप शीट। इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सेटअप शीट करनी है। सेटअप शीट में हम बताएंगे कि प्रोजेक्ट हमारा क्या है। जैसे कुछ भी हम जो भी जॉब बना रहे हैं, ठीक है, तो जॉब का नंबर लिख दो तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद कस्टमर का नाम कि किस पार्टी की जॉब है ये, उसका नाम दे सकते हैं। अगर आप अपना नाम भी देना चाहते हो, प्रोग्रामर किस प्रोग्रामर ने बनाई है, आप कंपनी में 5 प्रोग्रामर हो सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। ड्राइंग नंबर, रिवीजन नंबर, कोई नोट लिखना है, सब कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो सब कुछ लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्चरिंग की। ठीक है, टूल की भी लिस्ट आएगी, ऑपरेशंस की भी लिस्ट आएगी। यहाँ पे कैप्चर का वर्ड ऐड इमेज, ऐड इमेज करेंगे तो एक नई विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो हम कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ऐड की ऑप्शन है, ऐड करके हम मान लो डेस्कटॉप से उठा लेते हैं ये वाली फ़ोटो। ठीक है, तो ये फ़ोटो ऐड हो गई। अगर मैं यहाँ पे ऐड हो रही है, देखो लिस्ट 1 इमेज, तो मैं कहता हूँ एक मुझे ये वाली इमेज चाहिए जो इस वक्त आ रही है। ठीक है, और एक बार इसको ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखो इसने सारे ऑपरेशन की पिक्चर्स अपने आप ले ली। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अपने आप खुलेगी फाइल एक। तो ये देखो यहाँ पे, इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा कि ऑपरेटर को समझाना इजी हो जाएगा कि मेरा टूल प्लेन कहाँ है, कंस्ट्रक्शन प्लेन कहाँ है, WCS कहाँ है, ओरिजिन मैंने कहाँ रखा है। तो ऑपरेटर को पता लग जाएगा कि ये वाला 0 पॉइंट है। उसके बाद स्टॉक में पता लग जाएगा स्टॉक का साइज़ क्या है, उसमें 0 पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है मैंने। उसके बाद पहला ऑपरेशन, उसमें स्पिंडल स्पीड कितनी, फीड कितनी, डेप्थ ऑफ कट कितना, सब कुछ आ गया। टूल की पूरी डिटेल आ गई। फिर सेकंड ऑपरेशन में कहाँ कैसा टूल पाथ चलेगा उसकी डिटेल आ गई। फिर उसके बाद थर्ड, ये दोनों टूल्स के बारे में है ये। उसके बाद जो हमने फ़ोटो ऐड करी थी वो है। उसके बाद जो हमने फ़ोटो इमेज कैप्चर की थी वो। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ
ठीक है, उसके अंदर। तो वो ऑन करके फिर हम जाएंगे सेटअप शीट के अंदर। ठीक है, वो कह रहा है पहले वाले को छोड़ देना है, ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो कहता क्लोज करके ओपन करो। तो हमने कहा जी क्लोज करके ओपन कर दो। सेटअप शीट, सेटअप शीट, तो कैप्चर में जाएंगे। एक्चुअली ये टूल पाथ मुझे ये वाला स्टॉक नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे को ये वाली फ़ोटो चाहिए। इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। ये वाली फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ मैं सेटअप शीट के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे सेटअप शीट, कैप्चर, कहता ये क्लियर करो पहले। अच्छा, कर देते हैं क्लियर। कैप्चर में जाएंगे तो ये फ़ोटो कैप्चर हो गई। ठीक है, जो फ़ोटो ऐड करनी है, ये देखो ये फ़ोटो आ गई नहीं यहाँ पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो फाइल है हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये उसके हिसाब से ही हमारा आने लग गया। सारे ऑपरेशन आएंगे, फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन, टूल लिस्ट आएगी, जो हमने फ़ोटो ऐड की वो भी आएगी। ठीक है, तो ये जो हमने फ़ोटो ऐड की वो भी आ जाएगी। तो बढ़िया तरीके से हम ये लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, पर वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए हम जो फिनिशिंग के टूल बात है, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसके अंदर हम इस पे फिनिशिंग का ऑपरेशन कैसे चलाना है वो चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा देना है। वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व करने की। ठीक है, जितने भी CNC प्रोग्रामर्स हैं, ऑपरेटर हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको अच्छे से सिखाया जा सके मास्टर कैम, है ना। और अगर ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो चैनल में एक ज्वाइन का बटन है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे, उन सब के साथ हम ये मॉडल और वीडियो शेयर करते हैं, ताकि साथ के साथ प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं।